चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे साइंस से। इसमें हम देखेंगे फाइबर के बारे में। फाइबर को लेकर के एक स्टडी सामने आई है जिसमें बताया जाता है 2 मरीज ऐसे हैं, एक को फाइबर दिया जा रहा है, फाइबरी डाइट दी जा रही है जिसमें फाइबर वाले खाद्य पदार्थ शामिल है, दूसरे को नहीं दिया जा रहा है। तो क्या वो व्यक्ति अच्छे से लड़ पाएगा? कौन व्यक्ति को ज़्यादा फायदा पहुंचेगा? कौन सी बीमारी में ये स्टडी की गई थी? ये सारी बातें इसमें हम देखेंगे। गट माइक्रोबायोम को हमें पहले समझना होगा। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, हमारे इसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स पाए जाते हैं जिसको आप बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। इसमें से कुछ हमारे काम के हैं और कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं। देखा जाए ना तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। मान के चलो हमारी बॉडी में 1 सेल्स पाई जा रही है तो 10 क्या पाए जाएंगे? माइक्रोबियल सेल्स, जिनसे ये इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। देखो, 2 टर्म्स ऐसी हैं, एक है माइक्रोबायोटा और दूसरी है माइक्रोबायोम। दोनों बहुत इस्तेमाल में लाई जाती है और नॉर्मली हमें ऐसा लगता है दोनों का मतलब एक ही है और इंटरचेंजेबली इनका यूज़ होते रहता है। तो हम जानेंगे पहले गट माइक्रोबायोटा के बारे में। ह्यूमन माइक्रोबायोटा इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इंसान के अंदर जो माइक्रोबायोटा है वो बना है कई सारी सेल से। उसमें शामिल है बैक्टीरिया भी, वायरस भी और फंगी भी। तो इसको हम कहेंगे ह्यूमन माइक्रोबायोटा। जो गट माइक्रोबायोटा होता है ना, हमारी आंत में जो जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, उसको कहा जाता है। द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स रिसाइड्स इन गट। सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? हमारी आंतों में, गट में। अदर पॉपुलर हैबिटाट इंक्लूड स्किन एंड जेनेसियल। स्किन में इसके बाद, और उसके बाद होता है जेनिटल्स, मतलब कि सेक्स ऑर्गन। बताया जा रहा है माइक्रोबियल सेल्स एंड देयर जेनेटिक मटेरियल। द माइक्रोबायोम्स लाइव विथ ह्यूमंस फ्रॉम बर्थ। माइक्रोबियल सेल्स और उनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो, इसके अलावा माइक्रोबायोम जन्म से ही हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ये हमारी नॉर्मल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर वजन बताया जा रहा है, यदि आप उसको कंपेयर कर लोगे तो कितना पाउंड मास, बायोमास हो सकता है। बताया जा रहा है माइक्रोबायोटा ज़रूरी क्यों है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी एंड इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन एंड बिहेवियर। ये सारी चीज़ों के लिए माइक्रोबायोटा की ज़रूरत पड़ती है। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं क्या बात इसमें कही गई है। गट माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंस कर सकता है थेरापुटिक रिस्पॉन्स को। अब थेरापुटिक रिस्पॉन्स किसका? कैंसर वाले रोगी का। कैंसर रोगी को यदि आपने कोई दवाई दी है तो वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कौन? गट माइक्रोबायोम। मतलब हमारी आंतों में जो पाए जाते हैं माइक्रोबायोम, वो हमें जो दवाई दी जा रही है उसको प्रभावित कर सकते हैं कि वो हमें असर डालेगी या नहीं डालेगी, हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब किस तरीके से ये काम कर रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एक न्यू रिसर्च आई है जिसको पब्लिश किया गया था साइंस पत्रिका में। वो ये शो करती है मेलानोमा पेशेंट्स। ठीक है, मेलानोमा मेलानोमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं कि मेलानोमा आखिर बीमारी क्या है। तो ये जो रहती है ना, स्किन कैंसर वाली बीमारी रहती है। ए ट्यूमर ऑफ मेलानिन फॉर्मिंग सेल्स। एक ट्यूमर हो जाता है और मेलानिन फॉर्मिंग सेल्स के कारण ये बनता है, स्पेशली ए मेलिगेंट ट्यूमर एसोसिएटेड विथ स्किन कैंसर। तो मेलानिन रिस्पॉन्स
द न्यू रिसर्च पब्लिश इन साइंस शोज दैट मेलानोमा पेशेंट, ठीक है, स्किन कैंसर वाले पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, विथ हाई फाइबर कंजप्शन, यदि उसने हाई फाइबर को कंज्यूम किया है, फाइबरी डाइट उसको दी गई है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर पाया जाता है, रेशेदार खाद्य पदार्थ जिसको कहते हैं अपन, तो इसने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया टू चेक पॉइंट इनहिबिटर इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, चेक पॉइंट इनहिबिटर इम्यूनोथेरेपी कैंसर के लिए एक इलाज होता है, देन दोज ऑन लो फाइबर डाइट, जिसको नहीं दिया गया था वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, और जिसको दिया गया था फाइबर वो बढ़िया से रिस्पॉन्स कर पाया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आई है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड आई है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको हम हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, मतलब कि इतिहास जहाँ से चालू हो रहा है उसके पहले का भी समय, इतिहास उस टाइम को कहेंगे जहाँ पर हमारे पास लिखित साक्ष्य सबूत अवेलेबल थे। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एरा उसको कहेंगे जिसके कोई लिखित सबूत नहीं मौजूद है। उस समय लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए संकेत, इशारे या फिर दीवालों में कुछ लिखकर, चित्र बना करके प्रकट करते थे। उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री रिफर करती है द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर सिविलाइजेशन एंड राइटिंग। We do not know a lot about prehistory, since pre means before and history is the record of human event. Prehistory refer करती है to the time before human civilization developed and started writing things down. और पार्टिकुलर यहाँ तो इसका टाइम भी बता दिया गया है 3.3 मिलियन ईयर्स एगो। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। प्री हिस्टोरिक पॉल्यूशन, एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स का मतलब होता है, एल्गल मतलब होता है शैवाल या फिर काई। आपने देखे होंगे तालाब में या फिर नालों में, नदियों में कैसे हरे हरी जो घास हमको दिखाई देती है ना एकदम, उसको एल्गल ब्लूम कहा जाता है। ब्लूम, एल्गल ब्लूम कब बोलेंगे? जब एकदम बहुत बड़ी मात्रा में शैवाल या फिर काई इकट्ठी हो जाए, उसको हम कहेंगे एल्गल ब्लूम। दैट रिजल्ट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, मतलब कि मानव जनित पॉल्यूशन के कारण ही ऐसा हुआ है। कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ये हमारे इकोसिस्टम में हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती है। एक रिसेंट स्टडी है इन PNAS US, इसने ये फाइंड करा है दैट दिस इज़ नॉट ओनली ए प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल एरा। ऐसा नहीं है कि जब इंडस्ट्री आई है तभी से ये प्रॉब्लम आना चालू हुआ। इन द सेडिमेंट कोर्स फ्रॉम लेक अमाटिटलान इन ग्वाटेमाला, ठीक है। इन द सेडिमेंट कोर्स, यदि एक झील है एमाटिटलान ग्वाटेमाला की, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन करा और फाइंड किया हिंट्स ऑफ फॉर्मर प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर पाया गया, विच आर टिपिकल ऑफ एल्गल ब्लूम्स इन द प्री कोलम्बियन माया पीरियड। प्री कोलम्बियन माया पीरियड के टाइम के ये एल्गल ब्लूम्स हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो है डिमेंशिया से रिलेटेड है। डिमेंशिया एक प्रकार से अम्ब्रेला टर्म है फॉर सेवरल डिजीज अफेक्टिंग हमारी मेमोरी को, अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर को, दैट इंटरफेयर सिग्निफिकेंटली विद ए पर्सनस एबिलिटी टू मेंटेन देयर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। रोज़ रोज़ के कामकाज भी हम नहीं कर पाते हैं। इस टाइप की कई सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के ग्रुप को हम डिमेंशिया कहते हैं। Although age is strongest known risk factor for dementia, it is not a normal part of aging. Normally देखो, उम्र होते जाती है तो प्रॉब्लम आते जाती है, एक बात है। तो डिमेंशिया को हमने जाना। कुछ और फैक्ट यदि हम देखें ना, तो ऑल्दो डिमेंशिया मेनली अफेक्ट करती है ओल्डर पीपल को, इट इज़ नॉट एन इनवाइटेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि एज बढ़ते जा रही है तो हर किसी को डिमेंशिया हो जाएगा। करेंटली मोर देन 55 मिलियन पीपल लिव लाइफ विथ डिमेंशिया वर्ल्ड वाइड एंड देयर आर नियरली 10 मिलियन न्यू केसेस एवरी ईयर।
Dementia results from a variety of disease and injuries that primarily or secondarily affect the brain. प्राइमरली और सेकेंडरली रूप से हमारे ब्रेन को ये प्रभावित करती है। अल्जाइमर्स डिसीज इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया एंड मे कंट्रीब्यूट 60 से 70% ऑफ द केस। डिमेंशिया इज करेंटली द 7th लीडिंग cause ऑफ डेथ among all disease and one of the major cause of disability and dependency among older people globally. Dementia has physical, psychological and social economic impact not only for people living with dementia but also for their carers, families and society at large. तो न्यूज़ में बताया जा रहा है ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी इसने एक रिसर्च करी है किस पर, माइस पर, मॉडल्स ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। एक अल्जाइमर्स डिसीज है, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया है और दूसरी है डिमेंशिया विथ लेवी बॉडीज। ये 2-3 बीमारियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इनको रिफाम्पसिन इंट्रांसिसली दी गई, ठीक है, इंट्रांसिल मतलब इंटरनल रूप से, इन कॉम्बिनेशन विथ रेस्वेरेट्रल। क्या क्या दिया गया, रैम्पिसिन दिया गया और रेस्वेरेट्रल दी गई। तो ये लोग ज़्यादा सेफ फील कर रहे थे एंड मोर इफ़ेक्टिव था ये चीज़, ठीक है। हमारे जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक फंक्शन है वो अच्छी तरह से काम कर रहे थे। यदि आप रिफाम्पसिन जो दवाई है उसको सिंगल दोगे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो जा पाएगा। रेस्वेरेट्रोल जो रहता है ना, नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट रहता है प्लांट्स में, इसको प्लांट से निकाला जाता है या फिर प्लांट में ये पाया जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है साइंस की, वो जीनोम से रिलेटेड है। हमारी कोशिका सेल्स के अंदर में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जैसे कि डीएनए और आरएनए। इन सब को मिला दोगे तो इसको हम कहेंगे जीनोम। जीन की पोजीशन कहाँ है, दो जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसके आंतरिक हिस्सों का व्यवहार कैसा है, उसकी डिस्टेंस को समझने के लिए कई तरीक़ों से जीनोम मैपिंग या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। जीनोम मैपिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि जीनोम में कैसे चेंजेस आए हैं। मतलब कि एग्जांपल देखेंगे ओमिक्रॉन की जीनोम मैपिंग, तो इसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी हम करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर कैसे चेंजेस आए हैं, ये पुराने कोरोना वायरस से कितना अलग है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं डार्क जीनोम के बारे में। यहाँ पर बात बताई जाती है, साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द डार्क जीनोम, मतलब कि डीएनए आउटसाइड आवर जीन्स, डीएनए आउटसाइड आवर जीन्स, उसको यहाँ पर नाम रखा गया है डार्क जीनोम। इन्होंने आइडेंटिफाई करा है रिसेंटली इवॉल्व पोर्शंस कोडिंग फॉर प्रोटीन। इन्होंने प्रोटीन की कोडिंग कर ली है जो कि एसोसिएटेड हैं सीजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर से, ये रिलेट करने वाले प्रोटीन हैं। द रिसर्च इज पब्लिश्ड इन मॉलिकुलर फिजिक्स। द रिसर्चर से दैट द न्यूली डिस्कवर्ड प्रोटीन कैन बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश द टू कंडीशन एंड आइडेंटिफाई पेशेंट मोर प्रोन टू साइकोसिस। मतलब कि ये एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर में हम यूज़ कर सकते हैं इसका, ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सके, जांच पड़ताल कर सके टू कंडीशंस एंड आइडेंटिफाई कर सके पेशेंट्स को मोर प्रोन टू साइकोसिस, जो कि साइकोसिस के एकदम किनारे हैं। एक पीआईबी की न्यूज़ देख लेते हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की बात करती है। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है पढ़े भारत अभियान। इसका शुभारंभ किया है शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। ये 100 दिन का अभियान है, 1 जनवरी 2022 से चालू हुआ है और 100 दिन तक ये चलने वाला है। इसमें मेन रूप से देखा जाए ना तो बच्चे अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में, जनजाति भाषा में ही पढ़ना सीखें। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक पॉइंट है और इसी के अंतर्गत शिक्षा मंत्री का भी ऐसा कहना है कि बच्चे जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में ही कैसे सीख सकते हैं। उन्होंने बुक रीडिंग में ज़्यादा जोर दिया है कि कैसे हम बच्चों में बुक रीडिंग
की कैपेसिटी को विकसित कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसी के लिए 100 दिन का अभियान उन्होंने जारी किया। इसमें कुछ कुछ टास्क दिया जाएगा, ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है। एक ग्रुप को सप्ताह भर का टाइम दिया जाएगा कि आप एक हफ्ते का टाइम है, आप ये काम करके लेके जाइए। काम कोई हार्ड नहीं रहेगा, आप घर में अपने घर वाले मेंबर से पूछ करके कर सकते हैं। इस प्रकार के टास्क बच्चों को दिए जाएंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो अपस्फा कानून से रिलेटेड आई है। द स्टेट विच वाज फॉर्म्ड ऑन फरवरी 20 1987 हैड इनहेरिटेड मतलब होता है विरासत में मिला। जब ये जो नए स्टेट बने ना, और क्या मिला इनको? अपस्फा कानून बाय पार्लियामेंट इन 1958 एंड applied to the entire state of Assam, यूनियन टेरिटरी ऑफ मणिपुर, आफ्टर अरुणाचल प्रदेश में मिल गया, मेघालय में चला गया, मिजोरम और नागालैंड केम इनटू बीइंग। द एक्ट वाज अप्रोप्रिएटली अडॉप्टेड टू अप्लाई टू दीज स्टेट एज वेल। व्हाट डज द अपस्फा मीन? अपस्फा का मतलब क्या है? अपस्फा देता है आर्म फोर्स को, आर्मी को पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, लड़ाई झगड़े ना हो, दंगे फसाद ना हो, ठीक है, एक दूसरे को मारें कूटें ना, ये सब मेंटेन करके रख रहा है आर्मी का काम। तो ये डिस्टर्ब एरिया में ही ये पावर आर्मी के पास रहेगी। दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट ए गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन। वो चाहे तो 5 आदमी को इकट्ठा होने से मना कर सकते हैं। कैन यूज़ फोर्स और इवन ओपन फायर, वो अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन फायरिंग कर सकते हैं आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग, ठीक है। इफ दे फील ए पर्सन इज कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द लॉ, कोई यदि लॉ का उल्लंघन कर रहा है तो वार्निंग दिए और ओपन फायरिंग कर सकते हैं। इफ रीजनेबल सस्पिशियन एग्जिस्ट, यदि कारण भी पता चल गया है और संदेह है तो आर्मी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना ही वारंट के। इंटर और सर्चेस प्रीमिसेस, मतलब कि तलाशी ले सकती है, वो किसी घर की तलाशी ले सकती, परिसर की तलाशी ले सकती। एंड बैन द प्रोसेसन ऑफ फायर आर्म्स। Any person arrested or taken into custody may be handed over to the officer in charge of the nearest police station along with a report detailing the circumstance that lead to arrest. सीधे आपको थाने में डाल दिया जाएगा, आपकी रिपोर्ट हो जाएगी कि किस कंडीशन में आपकी गिरफ्तारी हुई है। डिस्टर्ब एरिया क्या है और कौन इसको घोषित करेगा? डिस्टर्ब एरिया इज वन विच इज डिक्लेयर्ड बाय द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ अपस्फा। इसका वर्णन है अपस्फा के सेक्शन 3 में। एक ऐसा एरिया है डिस्टर्ब वाला ड्यू टू डिफरेंस और डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रिलीजन ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी। मतलब कि दो जातिगत वाले लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, धर्म वाले लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, भाषागत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो एरिया डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया जाता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यपाल, या फिर कोई प्रशासक है ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर द होल पार्ट या फिर पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिस्टर्ब एरिया। तो इसके बाद फिर ऑफिशियल गैजेट में इसका नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा सरकार को। एज पर सेक्शन 3 इट कैन बी इन्वोक्ड इन प्लेसेस वेयर द यूज ऑफ आर्म फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी। 6 महीने के लिए इसकी डेट रहती है। तो अपस्फा कानून का सॉल्यूशन नागालैंड में निकलने वाला है, और हेमंत बिस्व शर्मा ने भी ये ऐसा संकेत दिया है कि असम से भी ये हटाया जा सकता है। सॉल्यूशन सून टू अपस्फा इन नागालैंड, नागालैंड में ये और असम में भी देखा जाए तो ये कानून हट सकता है। इसके बाद हेट स्पीच से एक न्यूज़ आई है, हरिद्वार की ये खबर है। हेट स्पीच दी गई है, उसी को लेकर के कुछ पुलिस स्टेशन में कुछ शिकायतें दर्ज हुई हैं, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, हरिद्वार की ये खबर है। तो हम हेट स्पीच के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इसी न्यूज़पेपर में हेट स्पीच के बारे में दिया गया है, उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हेट स्पीच के बारे में।
तो हेट स्पीच को देखा जाए ना तो हमारे कानून में कोई ख़ास तरह से डिफाइन नहीं किया गया, ऐसी कोई पार्टिकुलर लीगल डेफिनेशन नहीं हेट स्पीच की। तो देखिए हमारे लॉ में किस प्रकार के प्रोविज़न है। स्पीच राइटिंग, आप भाषण दे रहे हो, लिख कर के, अब आपके कामों से आप कोई ऐसा संकेत कर रहे हो या फिर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो दैट फोमेंट वायलेंस, जिससे वायलेंस हो जाए, जिससे वायलेंस भड़क जाए, एंड डिसहार्मनी फैल जाए बिटवीन कम्युनिटी में एंड ग्रुप्स, एंड दीज आर अंडरस्टूड टू रिफर हेट स्पीच। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हेट स्पीच के अंतर्गत। अब परिभाषा इसकी ऐसी उलझाने वाली रहती है ना कि किसी भी व्यक्ति को किसी को भी फंसाया जा सकता है। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट थी 267वें नंबर की, उसमें कहा गया हेट स्पीच जनरली इज एन इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट है एक प्रकार का, इंसाइटमेंट का मतलब होता है सह देना, मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो, इस प्रकार से। तो इंसाइटमेंट टू हेटेड प्राइमरली अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स डिफाइंड इन टर्म ऑफ रेस। किसी को जाति के नाम पे भड़का दे रहे हो, आप कह रहे हो, सह दे रहे हो, आप भी ऐसा करिए, आप भी बढ़ावा दीजिए। एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड लाइक दस हेट स्पीच इज एनी वर्ड रिटन इन और स्पोकन साइन विजिबल रिप्रेजेंटेशन विथिन द हेयरिंग और साइट ऑफ ए पर्सन विद द इंटेंशन टू कास्ट फियर और अलार्म, इंसाइटमेंट टू वायलेंस। ये सब का सहारा लेके जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एथनिसिटी, रेस, जाति के नाम पर आप वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हेट स्पीच के अंतर्गत में आ जाती हैं। नॉर्मली आप देखोगे कि तो हेट स्पीच आपको फ्रीली बोलने से रोकती है, ताकि सोसाइटी में वायलेंस ना फैले, हेट ना फैले, रेडिकल ना हो और इंडिग्निटी प्रभावित ना हो। तो हमारे इंडियन लॉ में किस प्रकार से उल्लेख किया गया है हेट स्पीच का, तो इसके लिए है सेक्शन 153A और सेक्शन 505, जनरली टेकन टू बी द मेन पेनल प्रोविजन दैट डील विद इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस एंड एक्सप्रेशन दैट सीक्स टू पनिश हेट स्पीच। यहाँ पर हेट स्पीच के पनिशमेंट की बात करी गई है। 153 धारा क्या कहती है, प्रमोशन ऑफ एनिमिटी, एनिमिटी को आप प्रमोट कर रहे हो, किसमें, दो अलग अलग ग्रुप में, वो एक अलग धर्म का है, हिंदू मुस्लिम का है, एक SC ST में हो गया, या फिर कोई कहीं जन्म लिया उसके आधार पर, रेसिडेंस के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर, ये यदि आप क्या काम कर रहे हो, एनिमिटी फैला रहे हो इनके बेस पर, एंड डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी इज एन अफेंस पनिशेबल विथ 3 years इम्प्रिजनमेंट। ये एक अपराध है और 3 साल की इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। इसको 3 साल से 5 साल बढ़ावा दिया जा सकता है यदि ये काम किसी पूजा वाली जगह पे वर्शिप या फिर असेंबली इंगेज्ड इन रिलीजियस वर्शिप या फिर रिलीजियस सेरेमनी में किया जा रहा है। तो सेक्शन 505 क्या कहता है, ये एक अपराध माना जाएगा टू मेकिंग स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, पब्लिक को आप मिसचीफ कर रहे हो। द स्टेटमेंट, पब्लिकेशन, रिपोर्ट और र्यूमर दैट इज पेनलाइज अंडर सेक्शन 505(1)। तो सेक्शन 505(1) क्या कहता है, शुड बी वन दैट प्रमोट्स म्यूटिनी, म्यूटिनी बाय द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब एक प्रकार से गदर मचा देना, और causes such fear और alarm that people are induced to commit an offense against state। आप सरकार के खिलाफ किसी को भड़का दे रहे हो, और या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक की में जो शांति है उसको, शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, या फिर आपने इंटेंड कर दिया है टू इंसाइट और इंसाइट्स एनी क्लास और कम्युनिटी टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट अनदर क्लास और कम्युनिटी, मतलब कि भड़का दे रहा है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, वो सारी चीज़ आ जाएंगी सेक्शन 505(1) के अंतर्गत। 3 साल की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया। 505(2)
सेक्शन क्या कहता है? इट इज़ एन ऑफेंस टू मेक ए स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी, हेटेड और इल विल बिटवीन क्लासेस। अलग अलग क्लास में यदि आप एनिमिटी फैला रहे हो, घृणा फैला रहे हो, तो ये भी एक प्रकार से अपराध है। तो अंडर सबसेक्शन 3 द सेम ऑफेंस विल अट्रैक्ट अप टू 5 year jail term if it takes place in a place of worship, एनी असेंबली इंगेज इन रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनीज। ऐसी जगह में तो आपको ज़्यादा जेल की सज़ा का प्रावधान है। FCRA एक्ट कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है, आज भी न्यूज़ आई है FCRA रजिस्ट्रेशन को लेकर के। FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ 6000 NGOs लैप्सेस, 6000 NGO के FCRA रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गए हैं, ऐसा इसमें बताया जाता है। ऑक्सफैम इंडिया से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA registration of nearly 6000 NGOs has ceased to operate from January 8 as Ministry of Home Affairs refused to renew their application or NGOs did not apply for one। इसके बारे में हम ऑलरेडी कल अच्छे से चर्चा कर चुके हैं FCRA एक्ट के बारे में कि FCRA का जो रजिस्ट्रेशन है किसी भी NGO या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। यदि आप NGO में काम कर रहे हैं, आप चला रहे हैं NGO को, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हर 5 साल में इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉरेन से पैसा ले सकते हैं, चंदा ले सकते हैं अपने NGO को चलाने के लिए, हेल्प करने के लिए लोगों की। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फिर आपको चंदा फॉरेन से नहीं मिलने वाला है। 2 छोटी छोटी न्यूज़ आई है, एक आंध्र प्रदेश से और दूसरी उड़ीसा से, इसको भी हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने सैटरडे के दिन लॉन्च किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्हेंस्ड पेंशन प्रोग्राम को। इसके अलावा रिलीज़ किया है 1570 करोड़ फॉर द पर्पस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। उड़ीसा की खबर, उड़ीसा की नहीं है ये खबर, ये विशाखापट्टनम की खबर है। नोटेड उड़िया राइटर पुनिया प्रभा देवी की डेथ हो गई है। नोटेड उड़िया राइटर एंड केंद्र साहित्य अकादमी अवार्डी हैं पुनिया प्रभा देवी, 83 साल एज बताई जा रही है। इनकी डेथ हो गई ऑन फ्राइडे आफ्टर ए ब्रीफ इलनेस। सी हैड वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस लिटरेचर इन 1960 और शिशु साहित्य रत्न बाल साहित्य पुरस्कार बाय द केंद्र साहित्य अकादमी इन 2010। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। सी मेड विशाखापट्टनम हर होम। इसके बाद इन्होंने घर बना लिया किसको? विशाखापट्टनम को। एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से, यूरोपियन यूनियन से। न्यूक्लियर और गैस एनर्जी, इसको मिल सकता है ग्रीन टैग यूरोपियन यूनियन में। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया आर एट लॉगरहेड, मतलब आमने सामने हैं। द यूरोपियन यूनियन इज प्लानिंग टू लेबल एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर एंड नेचुरल गैस एज ग्रीन सोर्सेस। न्यूक्लियर पावर और नेचुरल गैस को ग्रीन सोर्स की लेबल मिल सकता फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट इंटरनल डिसएग्रीमेंट। लेकिन इस बात में भी क्या है? डिसएग्रीमेंट है ओवर वेदर दे ट्रूली क्वालिफाई एज सस्टेनेबल ऑप्शन। क्यों विरोध क्यों हो रहा है कि सस्टेनेबल ऑप्शन है? द प्रपोजल एम्स टू सपोर्ट द 27 नेशन ब्लॉक शिफ्ट टुवर्ड ए कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर एंड गिल्ड इट्स क्रीडेंशियल एज ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो जो प्रपोजल है इसका एम बताया गया है टू सपोर्ट 27 नेशन ब्लॉक शिफ्ट। किधर शिफ्ट होना चाहते हैं? टुवर्ड ए कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर की तरफ। एंड गिल्ड इट्स क्रीडेंशियल एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर, और अपने आप को ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर बनाना चाहता फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। लेकिन द फैक्ट द यूरोपियन कमीशन quietly distributed the tax to member state late on Friday in the final hours of 2021 after the much delayed document had been twice promised earlier in the year, highlighted the rocky road to draft it. If a majority of member states back it, it will become European EU law coming into effect from 2000। यदि मेंबर स्टेट इसको सपोर्ट कर देते हैं तो ये आगे चल के 2023 से ये कानून बन जाएगा।
Opposing views. France has led to charge for nuclear power, its main energy source, to be included despite robust opposition from Austria and skepticism from Germany, which is in the process of shutting all its nuclear plant. जबकि जर्मनी क्या कर रहा है, न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन कह रहा है ये ग्रीन टैग देंगे इसको, मतलब कि आप इनमें इन्वेस्ट करिए। तो ये तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो गई ना। Fossil reliant countries in the European Union's east and south have also defended the use of natural gas, at least as a transitional source, even though it is still produce significant greenhouse emission.